कॉस थीटा, टैन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब पढ़ाया क्यों जाता है? बुर्ज खलीफा को अगर आपने नीचे खड़े होके नापना है, नीचे खड़े होके उसकी हाइट बता सकते हैं, इतनी पावरफुल है ट्रिग्नोमेट्री। YouTube पे इतनी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो हम स्कूल क्यों जाते हैं? हमारे पास NCERT बुक्स होती हैं, उनकी भी वीडियोस सारी ऑनलाइन होती हैं। तो तुम क्या सिर्फ स्कूल में पढ़ने जाती हो? पहली बार हम सुनते हैं कि कोई अनाउंसमेंट हुई, देयर इज एन एक्टिविटी इन द स्कूल, तो फर्स्ट थॉट हमारे मन में ये आता है कि विल आई बी एबल टू डू दिस? सो ऐसा क्यों हम लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ पाता है? व्हाई डू वी लैक? कॉन्फिडेंस की कमी सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि आप सीधा रिजल्ट्स के बारे में सोचने लग जाते हैं। लेट्स से उत्तराखंड में किसी सिटी में नैनीताल में जाना है, वहां पे जाके आपने नैनीताल देख लिया, रिजल्ट देख लिया, वो सिर्फ थोड़ी देर का मजा है, लेकिन अगर उसकी जर्नी को भी आप एंजॉय करते हुए गए तो आप देखो आपको कितना कुछ हैपनिंग रास्ते में मिलने वाला है। सर, हमारी ये पढ़ाई खत्म कब होएगी? जब हम 5th में होते हैं तब कहते हैं बस 5th का ही तो साल है, पढ़ लो, उसके बाद 6th में हो जाना है, थोड़ी मौज कर लेना। फिर जब हम 8th से पास आउट होते हैं 9th में, तो कहते हैं अभी 9th रिलैक्स कर लो, फिर 10th में थोड़ा सा एफर्ट डालना है, उसके बाद फिर वो हम सब बच्चों को इतना टॉर्चर क्यों किया जाता है सर? So here we have Sachin sir on the hot seat today. So we saw your last podcast in which you were in a conversation with a mother. No matter how hard you guys tried, पर हमारे मन में अभी भी कुछ questions रह गए हैं। तो हमने सोचा, आपने तो बच्चों से बहुत questions पूछे हैं, तो क्यों ना हम डायरेक्टली आके आपसे ही आज पूछ लें? So here we have Sachin sir on the hot seat today, who's going to answer some of our questions. And disclaimer, सर हमारे सारे questions बहुत ही सीधे नहीं होंगे, कुछ वेरी सिली और कुछ इंटेलिजेंट और कुछ ऐसे जो आपने कभी भी सुने भी नहीं होंगे। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। सर मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि सब बोलते हैं और हमें भी ये लगता है कि हमें कॉस थीटा, टैन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब पढ़ाया क्यों जाता है जब इसका कोई रियल लाइफ में लिंक ही नहीं है? हम सब बच्चों को इतना टॉर्चर क्यों किया जाता है सर? ओह, फर्स्ट क्वेश्चन इज अमेजिंग एंड ये क्वेश्चन की ना बहुत सारी मीम्स बनी है और टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता दूं, इसके लिए मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज आते हैं, तो मेरे पास इसका आंसर तैयार है। तो बहुत ही बेसिक सी बात है, ट्रिग्नोमेट्री आपको इसलिए पढ़ाई जाती है बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे यूजेस हैं रियल लाइफ में। जैसे नेविगेशन आप करते हैं, उसमें ट्रिग्नोमेट्री लगती है। आप एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, उसमें ट्रिग्नोमेट्री। आप म्यूजिक चलाते हो, म्यूजिक, उसमें जो साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री लगती है। सो ट्रिग्नोमेट्री इज एवरीवेयर, वेयर एवर एंगल्स आर देयर, डिस्टेंसेस आर देयर, जहाँ पर भी आपको कोई हाइट मेजर करनी है वहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। बुर्ज खलीफा को अगर आपने नीचे खड़े होके नापना है और तो आप नीचे खड़े होके उसकी हाइट बता सकते हैं, इतनी पावरफुल है ट्रिग्नोमेट्री। तो ये सब लोगों की कप ऑफ टी नहीं है, क्योंकि सब लोग इस चीज़ में अपने करियर्स नहीं बनाते। जितनी सिविल इंजीनियरिंग है, ब्रिजेस बनते हैं, डैम्स बनते हैं, इस सब के अंदर ट्रिग्नोमेट्री हैज़ अ मेजर रोल। सो डोंट वरी अबाउट इट कि हम आपको कुछ गलत नहीं पढ़ा रहे हैं। ग्रेट सर, मैंने तो कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं था कि मैथ्स हमारी रियल लाइफ में इतनी हेल्पफुल हो सकती है। सर ये ट्रिग्नोमेट्री, कॉस थीटा, सैन थीटा, ये सब हम ऑनलाइन भी तो पढ़ सकते हैं। YouTube पे इतनी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो हम स्कूल क्यों जाते हैं? हमारे पास NCERT बुक्स होती हैं, उनकी भी वीडियोस सारी ऑनलाइन होती हैं, तो इतना परेशान हम क्यों होते हैं? सुबह इतनी जल्दी उठो, फिर स्कूल जाओ, फिर थक के वापस आओ। तो तुम क्या सिर्फ स्कूल में पढ़ने जाती हो? देखो, हम स्कूल में सिर्फ पढ़ने नहीं जाते हैं, आपको पढ़ने का कंटेंट मिल जाएगा यूट्यूब पे, गूगल पे, लेकिन आपको वो सुबह की जो मॉर्निंग असेंबली, जो आप सब इकट्ठे एक ही यूनिफॉर्म पहन के सब खड़े होके भगवान को याद करते हो, और ये कहा जाता है अगर एक बहुत बड़ा ग्रुप और वो भी बच्चों का जब भगवान को इकट्ठे याद करते हैं ना, तो बहुत सारी प्रेयर्स भगवान उनकी आंसर करता है। फिर उसके बाद जब पीरियड्स चलते हैं, पहला पीरियड ओवर होता है, तो जब एक्सचेंज ऑफ टीचर्स हो रहा होता है, उस समय जो आप गॉसिप और हल्ला और जो शरारतें करते हो वो आप घर पे नहीं कर सकते। उसके बाद जो रिसेस आती है, इकट्ठे बैठ के खाना खाते हो, वो सब चीज़ें घर पे नहीं हो सकती। सो टीचर्स की ज़रूरत जो है वो मैं आपको एक रामायण के एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ। आप सब आपने रामायण देखी? यस सर, थोड़ी। ओके। उसमें सबसे पहले लंका में कौन गया था सीता मैया को ढूंढने के लिए? हनुमान जी। तो आपको पता है जब हनुमान जी ने जाना था वहाँ पर, उनको तो याद भी नहीं था कि मैं उड़ सकता हूँ। उनके अंदर शक्तियाँ थी, जैसे आप लोगों में बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, पर हनुमान जी को याद नहीं था कि वो उड़ सकते हैं। तो किन्होंने याद कराया उनको?
जो उस ग्रुप में सबसे सीनियर मेंबर थे, जो उस ग्रुप के सबसे विजडम वाले पर्सन माने जाते थे, जामवंत, उन्होंने हनुमान जी को याद कराया कि आप में वो उड़ने की शक्ति है, आप बाहुबल हैं, आप पवन पुत्र हैं, आप इस समुंदर को लांघ के जा सकते हैं और आप ही जा सकते हैं। तो वो वहाँ गए और उसके बाद रामायण के ऊपर इतना सब कुछ जो आपने देखा, भगवान राम भी उसके पीछे पीछे गए। तो ये मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि टीचर का रोल सिर्फ और सिर्फ बच्चों को उनके अंदर की जो शक्तियाँ हैं उनको जागृत करना, उनको उनके साथ मिलवाना, ये मुझे लगता है कि हमारा एक मेजर रोल है जो आप कभी डिनाई नहीं कर सकते। चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कोचिंग है, आपके टीचर्स हमेशा आपको याद कराते रहेंगे कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर बताने के लिए। सर जैसे हमने बात करी, हमारे स्कूल में हमारे फ्रेंड्स हैं और भी बहुत कुछ हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो जब पहली बार हम सुनते हैं कि कोई अनाउंसमेंट हुई, देयर इज एन एक्टिविटी इन द स्कूल, तो फर्स्ट थॉट हमारे मन में ये आता है कि विल आई बी एबल टू डू दिस। सो ऐसा क्यों हम लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ पाता है? वाई डू वी लैक कि हम लोग जीतेंगे या नहीं, ये क्यों हम सोचते हैं? ये कॉन्फिडेंस की कमी सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि आप सीधा रिजल्ट्स के बारे में सोचने लग जाते हो कि हम जीतेंगे या हम नहीं जीतेंगे। तो आपको रिजल्ट्स के बारे में पहले नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि हम जब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो मज़ा कितना आने वाला है, हम जब कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें मज़ा कितना आने वाला है, वो प्रोजेक्ट जीतेगा या नहीं जीतेगा, इसको सोच के आप अपनी जर्नी को ख़राब मत करो। मान लो कि आपको कहीं घूमने जाना है, आपको घूमने के लिए लेट्स से उत्तराखंड में किसी सिटी में नैनीताल में जाना है, तो आप नैनीताल पहुंचोगे, वहाँ पे जाके आपने नैनीताल देख लिया, रिजल्ट देख लिया, वो सिर्फ थोड़ी देर का मज़ा है। लेकिन अगर उसकी जर्नी को भी आप एंजॉय करते हुए गए तो आप देखो आपको कितना कुछ हैपनिंग रास्ते में मिलने वाला है। सो यू शुड एंजॉय द जर्नी रादर देन जस्ट थिंकिंग अबाउट कि रिजल्ट क्या होगा, जीत होगी या हार होगी। और इस सिनेरियो को मैं क्रिकेट से रिलेट करके आपको एक एग्जांपल देता हूँ। MS धोनी जब इंडिया के कैप्टन बने थे तो तब तक इंडियन टीम ठीक ठाक कर रही थी, लेकिन बहुत अच्छा तब होने लगा जब धोनी ने आके उसके प्रोसेस को सारे ही टीम मेंबर्स को एंजॉय करवाना स्टार्ट किया। उसने एक बात बहुत क्लियर कर दी कि रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना है, रिजल्ट जो भी होगा एक्सेप्टेबल है, आप अपनी जर्नी को अच्छा बनाओ, अपनी प्रैक्टिस को अच्छा बनाओ। तो यही आपको सोचना है कि आपको जो प्रोजेक्ट या कोई भी आपको किसी चीज़ के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाता है, सो यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि कितना मज़ा आने वाला है, कितना हम एंजॉय करेंगे, कितना हम लोग इसके बारे में सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, डिस्कशन होगा, म्यूचुअल डिस्कशन होंगे, फिर टीचर से कुछ क्वेश्चनिंग होगी। इसके बारे में सोचोगे तो मुझे नहीं लगता आपको कभी ऐसा फील होगा कि हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आप कर जाओगे। राइट सर, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करूंगी एंड आई विल टेल यू कि मुझे कैसे जर्नी में उतना मज़ा आया, ना कि रिजल्ट के बारे में। बिल्कुल सर अभी आपने रिजल्ट के बारे में बात की तो उससे मेरे को याद आया कि हमारे कुछ स्कूल के टीचर्स हैं जो कहते हैं कि मार्क्स आर रियली इंपॉर्टेंट इन लाइफ, और कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि मार्क्स लेके क्या करना है, वो तो तुम रट्टा मार के लेते हो, ये रट्टा आगे कहाँ काम आएगा। तो हम ये इस सब में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या ज़्यादा बेनिफिशियल है, मार्क्स ज़रूरी हैं या नहीं है? देखो, पहले तो आपके दोनों टीचर्स ठीक ठाक आपको बता रहे हैं। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बस ऐड करने वाली है। देखो, जो टीचर ये बोलता है कि मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी बहुत सही सोच के साथ बोलते हैं, बिकॉज सिर्फ मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप मार्क्स को, रिजल्ट को पहले, वही मैंने अभी जो आपको बताया, रिजल्ट को पहले सोच के तैयारी नहीं करनी है। आपने अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना है। आपने ये देखना है कि आज क्लास में हम क्या सीखेंगे, आज जो कॉन्सेप्ट समझाया गया ये रियल लाइफ में कैसे लगता है, आज जो मैथ्स की इक्वेशन बताई गई है इसको मैं खुद कैसे अप्लाई कर सकती हूँ, कैसे उसका क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि आपको मार्क्स के लिए कभी, मतलब इसके लिए आपको टेंशन होगी। आपको जब पता है कि आपने कुछ बहुत अच्छे से ग्रास्प कर रखा है, तो उसके लिए आपके सामने कुछ भी चैलेंजिंग कोई क्वेश्चन पेपर आता है, कोई टेस्ट आता है, तो आप उसको उसमें बहुत अच्छा लिख पाएंगे। एंड आई थिंक दैट इज़ द सोल पर्पस कि आपका ये जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, आपको उसको भी इंजॉय करना शुरू करना चाहिए। और जो टीचर कहता है कि मार्क्स ही इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ हद तक वो ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ या फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया है। इवन यूपीएससी का एग्जाम लिखने के लिए भी आपको ग्रेजुएशन में एक मिनिमम परसेंटेज चाहिए, तो एक मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए। लेकिन हाँ, 100 में से 100 करना है और 99 पे हम निराश हो जाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मार्क्स ही सब कुछ नहीं होना चाहिए। बट येस,
एट द सेम टाइम मार्क्स लेने के लिए मेहनत लगती है, उस मेहनत के प्रोसेस में आप हार्ड वर्क करना सीखते हैं और वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा आगे आपके लिए तैयार करता है। Okay, sir. Now I'll try to do both, achieve good marks and learn and understand the concept. यस सर जैसे हमने मार्क्स की बात की तो सारे पेरेंट्स उतने मार्क्स को लेके सपोर्टिव नहीं होते, सो व्हाट इज योर मैसेज टू द पेरेंट्स हु ओवरबर्डन देयर स्टूडेंट्स? ओवरबर्डन करते हैं बच्चों को, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है, करते हैं क्योंकि थोड़ा देखिए उनका एक पर्सनल इंटरेस्ट भी रहता है इसमें, क्योंकि उनका जो अपना पीयर ग्रुप है, अपना जो फ्रेंड सर्कल होता है, जो अपना मम्मी का किटी ग्रुप है, पापा का बिजनेस ग्रुप है, तो उसमें उनको भी बताना होता है और वो ठीक भी है क्योंकि इतने सालों से वो आपको बड़ा करते हैं, आपके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, आपको सिखाते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, कोचिंग्स में भेजते हैं। सो थोड़ा सा सेल्फिश इंटरेस्ट अगर वो रखते हैं तो वो सही भी है क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया है, वो आपको बहुत केयर के साथ बड़ा करते हैं। तो वो उसको आप ओवर बर्डन ना समझें, रादर उसमें आप थोड़ा सा ये देखिए कि मदर का या फादर का उसके पीछे कहीं ना कहीं प्यार छुपा है, वो आपसे वो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शायद वो जो नहीं अचीव कर पाए अपने जीवन से। क्योंकि अगर मान लो आज मैं कुछ नहीं हासिल कर पाया जो मैं करना चाहता था, तो मैं उसके बाद मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं अपने बच्चों में उन चीज़ों को देखना शुरू करूँगा। तो पेरेंट्स यही करते हैं और उसको हम ओवर बर्डन ना समझें, वो आपसे सिर्फ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके ऊपर आपसे जो आपके ऊपर निवेश कर रहे हैं या आपकी जो वो केयर कर रहे हैं, तो आपके लिए एक प्रायोरिटी सेट करके देते हैं कि आपको पढ़ाई करनी है। तो उससे अगर वो आपसे रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो इट्स नॉट टू बी टॉक्ड एज ओवर बर्डन, रादर इसमें कहीं ना कहीं आप उनके लिए लव की फीलिंग देखिए कि वो आपसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपके साथ वाले घर के बच्चे से शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। सर एग्जाम्पल्स दे दे के आजकल तो पेरेंट्स ने बहुत परेशान कर दिया है। कभी कहते हैं कि शर्मा जी के बेटे को देखो, वो तो स्पोर्ट्स में भी गोल्ड मेडल ले आया और पढ़ाई में भी वो नंबर 1 है। फिर वर्मा जी के बेटे को देखो, वो तो डांस इतना अच्छा करता है, पता नहीं कहाँ से टैलेंट आया है, और पढ़ाई तो उसकी बस बहुत ही अच्छी है। पर सर हम भी तो एफर्ट कर रहे हैं इतना, तो हम ये सब कैसे बैलेंस कर सकते हैं? देखो, शर्मा जी का बेटा या वर्मा जी का बेटा, जो भी आपने एग्जांपल्स दिए हैं या जो भी XYZ, ये सब अगर डिफरेंट फील्ड्स में अच्छा कर रहे हैं, पहले तो उनकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी है, और टाइम मैनेजमेंट अच्छी अपने आप हो जाती है जब आप अपनी हर उस फील्ड में इंजॉय करने लग जाते हो। अब क्या होता है कि कुछ बच्चे पढ़ाई में इंजॉय नहीं करते, उनको इसलिए पढ़ना पड़ता है कि या तो पेरेंट्स का प्रेशर है या पीयर प्रेशर है या टीचर्स का प्रेशर है। तो प्रेशर की वजह से जो पढ़ रहे हैं ना, वो फिर एक आधी फील्ड में ही रह जाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी मर्जी से इन्जॉय, उनको लगता है यार ये तो कॉन्सेप्ट पढ़ के मज़ा ही आ गया, ये तो आज फिजिक्स में हमें लॉज ऑफ मोशन की आज हमें एप्लीकेशन पता लगी, जब हमने एक कार्ड को फ्लिप करके सिक्का जब ग्लास में गिरा तो हमें तो मज़ा आ गया। तो जब आपको मज़ा आने लगता है, फिर आप पढ़ाई में मज़ा कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम आप स्पोर्ट्स में भी मज़ा कर सकते हो, आप डांस भी कर सकते हो, आप प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो, आप NGO भी कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो बैलेंस बनाना इज ऑलवेज अप टू योर विल। तो सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, जिसके लिए आपको बार बार आपके पेरेंट्स, टीचर्स इस एज ग्रुप में कहते रहते हैं और पीयर प्रेशर भी रहता है, तो वो है आपकी पढ़ाई। अगर उसको आप एंजॉय करने लग जाओगे तो बाकी चीज़ें तो आपके माँ बाप भी आपको एंजॉय करा देंगे। ओके सर, अब से आई ट्राई टू एंजॉय ईच एंड एवरीथिंग दैट आई डू। यू शुड। सो जैसे पेरेंट्स में ये कंपैरिजन कल्चर है, वैसे ही टीचर्स में भी हमने ये नोटिस किया है कि मेरे फ्रेंड के एक बार कम मार्क्स आए थे एंड मैम ने उसको इतना डांटा तो मुझे बुरा लगा। क्या टीचर्स को ये सब चीज़ें शोभा देती हैं? तुम्हें सचमुच बुरा लगा या? देखो, जनरली बच्चों के जब नंबर कम आते हैं तो कुछ टीचर्स थोड़ा हाइपर हो जाते हैं, कोई बात नहीं। अब देखो, सबकी नेचर अलग अलग है, सबकी कंडीशनिंग अलग अलग हुई है, सबकी ट्रेनिंग अलग अलग हुई है, तो सारे टीचर्स एक जैसे नहीं। ऐसे भी टीचर्स हैं जो बच्चे जब कभी अच्छा नहीं परफॉर्म करते तो उनको थोड़ा अप्रिशिएट करते हैं, अलग से बाहर बुला के। अप्रिशिएट मतलब उनको समझाते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, ये दिस इज़ नॉट द एंड, दिस वाज जस्ट वन टेस्ट, इस बार आपने अच्छा नहीं किया, जो भी रीज़न रहा है आपने एनालाइज करना है। तो ये भी एक तरीका है। दूसरा है कि हम बच्चे को क्लास में पब्लिकली डांट दें, थोड़ा सा गलत तरीका है। इसको कैसे ठीक करना है ये तो एक इंडिविजुअल टीचर को ही अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं देखो, एक टीचर की कुछ आप कह लीजिए इतना रूटीन्स ऐसी बन चुकी हैं, और घर में अगर आप देखो एक पेरेंट
जिसके 2 बच्चे हैं, शायद वो दिन में आपको 5 बार डांट देते हैं, तो एक टीचर जो 30-35 बच्चे क्लास में कंट्रोल कर रहा है, वो भी जो बिल्कुल डाइवर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो कभी डांटा भी जाता है। तो इस चीज़ को हमें नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, और बल्कि आपको अपने फ्रेंड्स को इनकरेज करना चाहिए कि वो पढ़ें। सर हमारी ये पढ़ाई खत्म कब होएगी? जब हम 5th में होते हैं तब कहते हैं बस 5th का ही तो साल है, पढ़ लो, उसके बाद 6th में हो जाना है, थोड़ी मौज कर लेना। फिर जब हम 8th से पास आउट होते हैं 9th में, तो कहते हैं अभी 9th रिलैक्स कर लो, फिर 10th में थोड़ा सा एफर्ट डालना है, उसके बाद फिर मौजें हैं। नहीं, तुम गलती कर रही हो। 9th में बोला जाता है कि 9th बड़ी टफ क्लास है, 8th से ट्रांजिशन हुआ है। 10th में मैं तो आपको बोर्ड्स क्वेश्चन को होते हैं ना। हाँ, तो देखिए ये जो आपको धीरे धीरे से कुछ खिला के आपको कहा जाता है, स्वीट गार्म्स खिला के कि थोड़ा और, क्योंकि माँ बाप को पता है कि अगर इस तरह से बच्चों को मोटिवेट करते रहेंगे तो अपना बेस्ट देते रहेंगे। उनका एक ही मकसद है कि आपसे आपका बेस्ट बाहर निकलवाना, क्योंकि आपके अंदर ही सब कुछ होता है। एक बच्चा जो क्लास में टॉप करता है वो भी बाकी बच्चों जैसा ही होता है, लेकिन बस उसकी थोड़ी परवरिश, उसके घर में जो ये बातचीत करने का तरीका, उसको जो एक्सपोजर मिलता है, उसकी जो क्वालिटी ऑफ स्टडिंग और क्वालिटी ऑफ टीचिंग जो वो ले रहा है, इसमें ही थोड़ा सा फ़र्क रहता है। और जो आपका क्वेश्चन है कि स्टडीज़ ख़त्म कब होगी, और मेरे ख्याल से तो देखो स्टडी तो हमारे को इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जब तक इंसान ज़िंदा है उसे सीखते रहना चाहिए। मुझे याद है अब्दुल कलाम जी की जब डेथ हुई थी, व्हेन ही पास्ड अवे, ही वाज गिविंग हिज लास्ट लेसन इन अ कॉलेज। तो देखिए एक प्रोफेसर जो कॉलेज के अंदर पढ़ाते दुनिया से गए, और उनकी इच्छा भी थी कि मैं जब दुनिया से जाऊं तो पढ़ाते जाऊं, क्योंकि उनको अच्छा लगता था पढ़ाना। तो स्टडी का मतलब होता है लर्न करना। तो लर्निंग नेवर एंड्स, लर्निंग शुड ऑलवेज कीप गोइंग विद यू एंड कीप लर्निंग एंड हैव दिस एटीट्यूड कि हमें सीखते रहना है हमेशा। चाहे आप जितने मर्जी बड़े मुकाम को हासिल करोगे भी, लेकिन सीखते रहो। बड़े मुकाम पे भी इंसान वही बड़ा है जो सीखता रहता है। सो कीप लर्निंग, डोंट थिंक अबाउट कि ख़त्म कब होगी स्टडी। ख़त्म नहीं होनी है, जब तक हम हैं तब तक स्टडीज़ हैं। ओके सर। सर एक तो चीज़ मुझे लगती है कि ये सभी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होगी। हम सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ के स्कूल जाते हैं, फिर अपने ट्यूशन्स जाते हैं, फिर आके होमवर्क करते हैं, और रात को हमें सोने में लेट हो जाता है, और फिर सुबह हम लोग डांट खा के उठते हैं, और फिर ये साइकिल रिपीट होता है। तो कोई स्लीप मैनेजमेंट स्किल्स हैं कि जिसके लिए हम अपनी स्टडीज़ भी बैलेंस कर पाएँ और हम 8 आवर्स की स्लीप भी ले पाएँ? इस बात के लिए देखो मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ कि एक स्टूडेंट की लाइफ को अगर हम माइक्रोस्कोपिक वे से देखें तो इट्स नॉट दैट इजी, बिकॉज आप लोग भी बहुत सेक्रीफाइसेस करते हो अपने आप के साथ, अपने माइंड, अपनी बॉडी के साथ, एंड दैट उसी का रिज़ल्ट है जो आप लोगों को अचीवमेंट्स आप हासिल कर पाते हो। लेकिन हाँ देखिए अब रूटीन जैसी बन चुकी हैं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है, कई एग्ज़ाम्स के लिए बोर्ड की क्लास है, फिर 12th के एग्ज़ाम्स हैं, तो पढ़ना तो पड़ता ही है बेटे। और जितना आपके टीचर्स आपको मोटिवेट करते हैं, पेरेंट्स करते हैं कि आप प्रैक्टिस करो, तो जब तक आपकी स्टडी करने की एक एज है बेसिक जो आपने क्वालिफिकेशंस लेनी है, तब तक तो आपको मतलब इसमें पूरा डेडिकेटेड रहना चाहिए। हाँ, अगर आपको कम टाइम में ज़्यादा चाहिए तो आप अपने काम में क्वालिटी को बढ़ाओ। जब आप क्वालिटी से किसी काम को करते हैं तो आपको एफिशिएंसी अपने आप मिलती है। आप अभी मेरे साथ यहाँ बात कर रहे हैं, तो देखिए हम यहाँ पे ये जो इनके यहाँ पे इस कैमरा में हम बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर भी मुझे लगता है कि ये बड़ा अच्छा इन्होंने सेटअप किया हुआ है और बड़ा अच्छा कैमरा क्वालिटी वर्क दे रहे हैं। सो क्वालिटी से चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं, कम समय लगता है, और क्वालिटी को एक बार बनाने में आपका एक्सपेंडिचर भी होगा, एक बार उसको लाने में रूटीन में आपका टाइम भी खर्च होगा, लेकिन एक बार आप इस बात को समझ गए, आपका पर्पस क्लियर है कि आपको जो काम करना है वो क्वालिटी से करना है, तो मुझे लगता है आपका वहाँ से टाइम बचना शुरू हो जाता है। और ये एक लाइफ लेसन है, जब भी जो करो क्वालिटी से करो। और आपने कहा रात को सोने में हम लेट हो जाते हैं, उसका रीज़न भी आपको बताना चाहिए। फ़ोन चलाना थोड़ा कम करो रात को, और सुबह आपकी नींद खुल जाएगी। ठीक है फ़ोन चलाइए, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक नहीं। सर अब हम पैदा ही इस दुनिया में हैं जिसमें फ़ोन यूज़ होते हैं, तो अब इसमें हमारी क्या गलती? सर देखो आपकी गलती कोई नहीं है, आप इस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आए हो तो इसकी आपको ब्लेसिंग भी है कि आपके दिमाग काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन हाँ ठीक है, इस चीज़ को हम इसके
नौकर ना बन जाए टेक्नोलॉजी के, बिकॉज टेक्नोलॉजी हमारे यूज़ के लिए बनी है, हम उसके स्लेव्स ना बने। तो हम बच्चे क्या करते हैं सारा दिन, क्योंकि देखो रील्स तो कभी एंड नहीं होनी, आप करते जाओ कभी एंड नहीं होगा उसका। आप अगर यूज़ करना चाहते हो टेक्नोलॉजी को तो आप उसको अच्छे पर्पसेस के लिए यूज़ करें। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आप देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 16 साल में PhD करके बैठा है, कोई 15 साल में स्टार्टअप करके बैठा है। तो सीखने के लिए इनसे बहुत कुछ है, और ये सब हमारे सामने तभी आ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। नहीं तो अगर ये टेक्नोलॉजी वर्ड ना होता तो हमें क्या पता लगता कर्नाटका में किसी ने क्या कर दिया, और मतलब हम तक ये खबरें पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम लग जाता। सो टेक्नोलॉजी इज़ मेकिंग अस लाइक इट इज़ गिविंग अस यू कैन से अ ब्लेसिंग कि हम इसको यूज़ करें अगर राइट वे में, तो लाइफ में छोटी उम्र से बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो बड़ा करने के बारे में सोचो टेक्नोलॉजी के थ्रू, rather than just cursing it and just saying कि हम क्या करें तो आपको बड़ा करने के बारे में टेक्नोलॉजी से सोचना है। सर, एक तो हमारी सोसाइटी ने इतनी कैटेगरीज बना दी हैं कि जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं वही इंटेलिजेंट होते हैं, और ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्टीरियोटाइप किया जाता है कि अरे नहीं तूने तो ह्यूमैनिटीज ले ली, तेरे तो मार्क्स ऐसे होंगे वैसे होंगे। सो व्हाई इज दैट? देखो, साइंस और नॉन मेडिकल की आप एक बात मान के चलिए कि जो पढ़ाई है उसमें थोड़ा साइंटिफिक कल्चर ज़्यादा रहने की वजह से, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, तो आपको चीज़ों की टेक्निकल डेप्थ मालूम पड़ती है, तो उससे आपको आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ता है। ऑन द अदर हैंड ह्यूमैनिटीज़ में भी आप अगर किसी स्किल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें भी आप बहुत एक्सेल कर सकते हैं। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि साइंस स्ट्रीम लेने वाले बच्चे थोड़ा सा इसमें एज इसलिए ले जाते हैं क्योंकि उनका इंटेलेक्चुअल पार्ट जो है, जो ब्रेन का लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है, वो थोड़ा बेटर हो जाता है क्योंकि वो उस चीज़ की इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं। और जो ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं वो अपने स्किल की प्रैक्टिस करते हैं, और वो स्किल वाला उनका जो ब्रेन का पार्ट है जिससे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनका उसमें आर्ट में हाथ और उनके स्किल्स अच्छे हो जाते हैं। बट बोथ आर क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं हैं। हमें दुनिया में आप देखो हम कितने लोगों से सराउंडेड हैं। अगर सारे इंजीनियर्स या डॉक्टर्स बन जाएंगे उससे भी दुनिया नहीं चलेगी, और अगर सारे लोग सिर्फ म्यूजिशियन और फिल्म स्टार्स बन जाएंगे या ह्यूमैनिटीज़ लेके सिर्फ UPSC करके ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, उससे भी दुनिया नहीं चलेगी। सो वी नीड एवरीबडी एंड एवरी फील्ड इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। हाँ, बिकॉज हर एक बच्चे के सब्जेक्ट इंटरेस्ट अलग अलग हैं, हर एक बच्चे की लर्निंग एबिलिटीज़ अलग अलग हैं, तो इसलिए किसी को टैग नहीं करना चाहिए हमें। दिस इज़ रॉन्ग कि अगर हम ये कहते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ कम है, और कहीं ना कहीं मार्क्स से उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कई स्कूल्स के अंदर कि ह्यूमैनिटीज़ लेनी है तो 50% पे दे देंगे, और अगर आपको साइंस लेना है तो 70% होने चाहिए। बट ठीक है, क्योंकि थोड़ा बच्चे भी ज़्यादातर वही ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं जो शायद साइंस मैथ्स में ज़्यादा अच्छा कर नहीं पा रहे होते, तो ठीक है, दैट्स अगेन गॉड्स ब्यूटी कि उन्होंने क्या चाहा है, क्या बच्चे के अंदर उन्होंने स्किल्स चाहे हैं, तो उस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है। सर, फेसबुक चलाते हुए तो हमें नींद आती नहीं है, बट जैसी बुक हमारे फेस के सामने आती है वैसी नींद आ जाती है। फेसबुक जो है वो भी एक तरह से आप लोगों के लिए एक स्लो पॉइजन सा बन चुका है, और आप जब आपके फेस के आगे बुक आती है तो उसका कारण भी जब आप बाहर का जो खाना खाते हो ना, जो उसमें स्लो पॉइजन डलता है, उसकी वजह से आपको नींद आती है। सो अपनी ईटिंग हैबिट्स पे भी ध्यान दो। सिर्फ एकेडमिक अचीवर या ऑलराउंडर बनने के लिए पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अपनी डाइट का भी ध्यान रखो, अपने बॉडी का भी ध्यान रखो, अपने माइंड को भी उसको भी फीड किया करो। बिकॉज डाइट, अगर आप मुझसे डाइट के बारे में पूछें तो मैं आपको एक दो चीज़ें बहुत अच्छी बता सकता हूँ। आप देखिए, हम जितना खाना बाहर से खाते हैं, कोई भी बाहर से जो खाना बना के हमें खिला रहे हैं, नो डाउट कोई बहुत साफ़ सफाई से बनाते होंगे, लेकिन सबका पर्पस क्या है? सबका पर्पस है आपसे पैसा कमाना। और जो मम्मी घर पे खाना बना के खिलाती है, उनका पर्पस क्या है? उनका पर्पस एक ही है कि हमारे बच्चे तंदुरुस्त रहें, फिट रहें, स्वस्थ रहें, और उनको पता है कि हाँ आपको क्या खिला रहे हैं। और मेरे को नहीं लगता एक मदर से अच्छा कुक कोई आपके लिए लाइफ में हो सकता है। आप एक मदर जो आपके विटामिन्स, मिनरल्स और बैलेंस डाइट का ध्यान रख सकती है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। सब घर का खाना खाएं, मैगी वगैरह ऐसी चीज़ें अवॉइड करें, मैदा हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है।
तभी आप देखो आजकल बच्चे जो हैं लेज़ी हैं, उनकी बॉडी शेमिंग हो रही है और फिट नहीं है, एंड दैट इज़ अगेन वन रीज़न दे आर अंडर परफॉर्मिंग. सो आप अपनी डाइट को अच्छा रखो, अपनी बॉडी को थोड़ा एक्सरसाइज कराओ, थोड़ा साइकिलिंग करो. अगर आप अभी जिमिंग की एज नहीं है या आप अभी वॉक पे नहीं जा सकते, थोड़ा बहुत साइकिलिंग करो या पेरेंट्स के साथ खाना खा के थोड़ा निकलो बाहर. सो गिव सम टाइम टू योर बॉडी बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू अचीव ऑल द टारगेट्स दैट यू आर एमिंग इन योर लाइफ. ओके सर. सर कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं और बहुत प्रिपेयर करते हैं, बट स्टिल एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आते. जैसे एग्जाम्स में हम इतना ज़्यादा पढ़ के जाते हैं बट एट लास्ट हमारे मार्क्स एक्सपेक्टेड नहीं आते. तो ऐसा क्यों होता है? This happens because there are certain other uncontrolled factors जो आपके beyond control है. मतलब आप उनके ऊपर उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप जितना मर्जी एफर्ट कर लो. बिकॉज लेट्स से यू आर प्लेइंग as a team with another team, right? You have given your best, you have prepared your best, but the other team is also playing. So ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ही जीतेंगे. तो जीत और हार, मैं फिर से कहूँगा, इसके बारे में सोच के आप एफर्ट्स मत किया करो. आप एफर्ट्स को अच्छा करने के बारे में सोच के अगर एफर्ट्स करते रहेंगे तो हो सकता है किसी एक एग्ज़ाम में कम आए हैं, उससे जो नंबर जहाँ कटे हैं उससे सीख लीजिए. बिकॉज देयर इज़ नथिंग कॉल्ड लूजिंग. Whenever you score less, you always learn from your mistakes. And एक बच्चे को मेरे ख्याल से यही करना चाहिए. It's not easy to practice this skill. Honestly telling you, ये बोलना आसान होता है, लेकिन इसको प्रैक्टिस में जो लोग लाए हैं, they're very happy. Ultimate goal of life is what? To be happy, right? आप स्विट्ज़रलैंड भी घूमने चले जाओगे, किस लिए जाओगे? कि वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे कोई अच्छी अच्छी नेचर देखेंगे, बड़ा मज़ा आएगा. अल्टीमेटली तो एक बच्चा मज़ा लेना चाहता है. तो आप इस बात को सोच के चलिए कि जब आप पढ़ रहे हैं उसमें ही मज़ा ढूंढो. तो जब पहले ही मज़ा आ चुका है तो आप पहले ही सक्सेसफुल हैं. डोंट वेट फॉर व्हाट इज गोइंग टू बी द रिजल्ट. लेकिन अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं या मेहनत करने में क्वालिटी की कमी है या नीयत अच्छी नहीं है, धक्के से पढ़ रहे हो, टाइम बहुत लगा रहे हो, लेकिन मन अंदर से नहीं है, तो फिर देखो कुछ ना कुछ तो नेचर में हमें कुछ ना कुछ झटके लगते हैं. सो वो लगते रहेंगे फिर आगे भी. आपकी विल बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी होनी चाहिए. आप बहुत मन लगा के पढ़ाई करो और रिजल्ट्स के बारे में मत सोचो, उसको छोड़ दो आप भगवान के ऊपर. कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि अगर किसी के 70% आए होंगे या वो 90 का टारगेट कर रहा था, 70% आए, तो उस 70% की वजह से वो लाइफ में कुछ कर नहीं पाया. ऐसा कोई नहीं होता. ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ लर्निंग. आप सीखिए और आगे बढ़िए. राइटली सेड सर. तो बच्चों, हमने काफ़ी सारी कन्वर्सेशन की है, आपको मज़ा तो आया ही होगा. तो Yes. थोड़ा सा आप मुझे क्विक, बाकी व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनसे पूछने से पहले आप बताइए, आप दोनों ने आज के इस कन्वर्सेशन से क्या सीखा और क्या करने वाले हैं? सर मैं तो फुली मोटिवेट हो गई. अब मैं घर जाऊंगी, एक कॉपी और एक पेन लूंगी और वहाँ पे सब कुछ लिखूंगी जो आज मैंने एक्सपीरियंस किया, एंड देन आई ट्राई टू यूज़ इट इन माई लाइफ. गुड. सर मैंने तो इतनी सारी चीज़ें आज नई सीखी जो मुझे लगा था कि जो हम अज्यूम करते थे, काफ़ी कुछ जो सही नहीं था, तो हमने काफ़ी कुछ सीखा. एंड मैं भी सारी चीज़ें जाके इनकलकेट करूँगी अपनी लाइफ में. एंड आई होप कि जितना हमें मज़ा आया उतना ही हमारे व्यूअर्स को भी आया हो. और जितने व्यूअर्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे मेरी एक सीरियस वाली रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों ने तो सीख लिया, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, उनके माँ बाप तक शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ ना कुछ इसमें से ज़रूर आउटकम लें. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. सी यू नेक्स्ट टाइम सून. थैंक यू एवरीवन. बाय. बाय.